विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा, और इसके अंतर्गत आपने 10 भागों का अध्ययन कर लिया था। आपने देखा कि पिछले भाग में किस प्रकार प्रकृति माता का इस नाट्यांश में प्रवेश होता है और वह सभी वन्य जीवों को अपनी संतति बताती है और कहती है कि आप सभी वन्य जीव मेरे संतति हैं और मुझे प्रिय हैं और आप सभी मेरे लिए समय के अनुसार उपयोगी हैं, महत्व रखते हैं, और कहते हैं कि आप सभी अपना समय जो है वह व्यर्थ में मत बिताओ, ठीक है, बल्कि क्या करो, यहाँ पर आप सभी मिल कर के रहो, प्रसन्नता से रहो, अपने जीवन को आनंदमय बनाओ। क्योंकि वहाँ पर सभी जो वन्य जीव हैं वो आपस में झगड़ रहे थे, कलह कर रहे थे। क्या कलह कर रहे थे? आपने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार सभी अपने अपने मत को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ, मैं वनराज पद के लिए योग्य हूँ। अर्थात सभी अपना अपना मत स्पष्ट करते हैं और झगड़ते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, आत्माभिमान दिखाते हैं। ऐसे में प्रकृति जो है प्रकट होती है और कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो, तुम सभी मिलकर के रहो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति अपना परिचय देती है, प्रवेश करती है, और इसी क्रम में प्रकृति आगे हमें और क्या बताती है वही लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ भाग संख्या 11 में। और यहाँ इसका शीर्षक रखा गया है प्रकृति संदेशः, यानी प्रकृति का संदेश। अब ये संदेश किसके लिए है? प्रकृति का यह संदेश है उन सभी वन्य जीवों के लिए, यह संदेश है हम सभी प्राणियों के लिए, यह संदेश है आपके लिए विद्यार्थियों, यह संदेश है मेरे लिए, सभी के लिए यह संदेश है। क्या संदेश है? यहाँ इस संदेश का मूल मंत्र यह है, मूल संदेश यह है कि हमें सौहार्द के साथ में मित्रता के भाव से रहना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पर प्रकृति के संदेश को समझते हैं और हमेशा की तरह ही हम पिछले भाग के प्रश्नोत्तरों को भी यहाँ पर जांच लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सही सही लिखे होंगे। तो आइए देखते हैं मूल्यांकन प्रश्नानि। पहला प्रश्न था समवेत स्वरेण के वदंती। यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था, तो एक साथ कौन बोलते हैं? एक साथ सभी प्राणी बोलते हैं। तो यहाँ समवेत स्वरेण सर्वे प्राणिनः वदन्ति, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा, प्रकृति ही केशाम जननी अस्ति। प्रकृति किन की जननी है? पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था, तो आपने लिखा प्रकृति ही सर्वेषां प्राणिनां जननी अस्ति, ठीक है। तीसरा देखिए, यूयम सर्वे एव मे संतति इत्यत्र मे इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर ये जो मे है यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर देखिए तुम सभी जो है मेरी संतति हैं, तो यहाँ किसके लिए? मैंने बताया था आपको किसके लिए आया है? प्रकृति मात्रे, प्रकृति माता के लिए। ध्यान रखना यहाँ पर मात्रा शब्द नहीं है, यहाँ मातृ शब्द है, उसका चतुर्थी एकवचन मात्रे बनता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रकृति मात्रे इस प्रकार का यह शब्द, ठीक है, ये पद जो है वह है। आगे देखिए, रहस्यम इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखता, ठीक है। तो रहस्यम यह जो पद था इसका समानार्थक यानी कि पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची आपको लिखना था। तो आपने क्या लिखा? गुह्यम, ठीक है, यही पद आया है। इसी प्रकार देखिए पांचवा, यथा समयम इति पदस्य समास विग्रहम कृत्वा लिखता। यथा समयम जो है पद, इसका आपको क्या करना है? समास विग्रह करके लिखना है। तो आपने समास विग्रह करके लिखा समयम अनतिक्रम्य। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर ये तो आपको पता है कि यह विग्रह है, लेकिन यह विग्रह से समस्त पद बना कैसे? तो आइए इसके विषय में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए समयम अनतिक्रम्य, ठीक है, यहाँ पर यह विग्रह है और यह विग्रह जब हम देखते हैं तो यहाँ समस्त पद किस प्रकार बनेगा? देखिए, जब भी हम समस्त पद बनाते हैं तो क्या करते हैं? विभक्ति का लोप करते हैं। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप करेंगे तो समय, ठीक है, और इधर हमारे पास में है अनतिक्रम्य, ये हमारे पास स्थिति रह जाएगी। अब अनतिक्रम्य जो है यह अर्थ देने वाला जो है एक अव्यय होता है यथा, ठीक है, और यथा अव्यय आ गया, इसका मतलब यहाँ अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ अव्यय लिखेंगे हम, ये समय तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ अव्यय लिखेंगे यथा,
और अव्ययीभाव समास जब आपको पता चल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जब जब भी अव्ययीभाव समास होता है तो जब अव्यय आता है उसका पूर्व प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ अव्यय कौन सा है? यथा, इसका पूर्व प्रयोग होगा यानी पहले लिखा जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब इस प्रकार हो गया है तो यहाँ पर हम इसको एक पद करेंगे, मिलाएंगे, तो यथा समय बना इस प्रकार से। अब यहां इस प्रकार से बना तो इसे हम यहां अंतिम रूप देंगे, और अंतिम रूप देने के लिए अव्ययीभाव समास कहता है कि जो मेरे अंदर जो समस्त पद बनेंगे यानी अव्ययीभाव समास से युक्त समस्त पद बनेंगे वो नपुंसक लिंग में होंगे और एक वचन में होंगे। तो यहां नपुंसक लिंग एक वचन बनाते हैं, तो यहां पर यथा समयम इस प्रकार का रूप बनेगा। यानी कि जब हम पद बनाते हैं तो सु विभक्ति इत्यादि आती है और सु को फिर अम इत्यादि आदेश होते हैं, और कुल मिलाकर यथा समय हमारा पद इस प्रकार बनता है। तो विद्यार्थियों यहाँ क्या ध्यान रखना है? यथा समयम, समय के अनुसार, ठीक है ना। इसका विग्रह होगा समयम अनतिक्रम्य, और इसका समस्त पद पूछा जाए तो यथा समयम ये बन जाएगा। और यहाँ समास का नाम पूछा जाता तो क्या लिखते हैं आप? अव्ययीभावः, ठीक है, क्योंकि अव्ययीभाव का जो पहला पद होता है, ठीक है, पहला जो पद होता है, पहला पदार्थ जो होता है वह अव्यय होता है। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए आपकी पाठ्य वस्तु तैयार है। प्रकृति माता वन्य जीवों को जो कह रही थी, संदेश दे रही थी, बता रही थी कि तुम सभी स्नेह के साथ रहो, खुशी से रहो, अपने जीवन को आनंद से युक्त करो, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे कहते हैं, क्या कहते हैं इसी क्रम में? तद यथा कथितम, तद यथा, यहां पर देखिए इस पद को देखेंगे तो तत् और यथा, ठीक है, जसत्व संधि है यहां पर, त को द हो गया है, ठीक है। तो यहां ये जो है तत् यानी तो, यथा यानी जैसे, तद यथा कथितम तो इस प्रकार से कहा गया है। तो इस प्रकार से क्या कहा गया है श्लोक में देखिए, प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्यः प्रजानां तु प्रियम हितम, ठीक है। तो यहां पर देखिए कथितम कहा गया है, क्या कहा गया इस श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ कथितम जो पद है यहाँ कथ धातु है और त प्रत्यय है, ये बात आपको समझनी है। और इसका जो सामान्य क्रिया बनेगी, ये तो है कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया अकथयत बनेगी, अकथयत, ठीक है। अब क्या कहा? तो यहां देखिए प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, प्रजा के सुख में, जहां जिस हाल में या जिस स्थिति में प्रजा सुख रहती है उस सुख में, सुखम सुख होता है किसका? राज्यः राजा का, राजा का सुख किस में होता है कि प्रजा किस में सुख है, यानी कि प्रजा का सुख किस में है, कैसी स्थिति में प्रजा सुखी रहती है, किस अवस्था में, उसी अवस्था में राजा का सुख होता है। यानी कि प्रजा खुश रहे तो राजा खुश होता है, राजा सुखी होता है। और प्रजा ही सुखी नहीं है तो राजा सुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो राजा होता है वो सुखी नहीं हो सकता। और यदि किसी को कुर्सी की लालसा हो तो वह प्रजा कैसी भी हो वह सिर्फ अपना देखेगा। लेकिन यहाँ पर बात बता रहे हैं कि राजा किस प्रकार होना चाहिए, तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। और प्रजानाम च, और प्रजा के, ठीक है ना, हिते हित में, प्रजा का जो हित हो, प्रजा का जो कल्याण हो, जिस कार्य में प्रजा अपने आप को उन्नति विकास ऐसा महसूस करे, ठीक है ना, कि उनका भला हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, उनका कल्याण हो रहा है, ऐसे, ठीक है, हित में, ऐसे कल्याण में हितम हित होता है। किसका हित होता है? राजा का हित होता है। अब देखिए यहाँ राजा की बात क्यों आई? क्योंकि विद्यार्थियों ये पाठ जो है वह क्या चल रहा है? मित्रता का भाव यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो सभी वन्य जंतु हैं वे क्या कर रहे हैं? वन का राजा बनना चाहते हैं,
जैसे कि सिंह है, लेकिन सिंह को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, सब कहते हैं कि मैं बनूं मैं बनूं, तो वहां वन का राजा बनने के लिए, तो इसीलिए प्रकृति ने कहा कि जो राजा होता है ना, वह राजा कैसा होता है कि प्रजा के सुख में ही सुखी रहता है वह, और प्रजा के कल्याण में ही अपना कल्याण समझता है, ऐसा राजा होता है। और इसी क्रम में और क्या कह रहे हैं, देखिए, नात्म प्रियम हितम राज्य, तो यहां कहा है कि न आत्म प्रियम, यहां यो है, न यानी नहीं, आत्म प्रियम, आत्म यानी खुद का, प्रिय यानी कि प्रिय, भला, ठीक है, प्रिय मतलब जो खुद को पसंद हो, खुद को प्रिय हो, खुद के हित में हो, ठीक है, तो जो खुद का हित है, न यानी नहीं, ठीक है, आगे हितम और हित यानी खुद का प्रिय भी नहीं हो, खुद का प्रिय न हो, इसके साथ साथ हित भी नहीं हो या नहीं है। राज्य, राजा का खुद का हित और प्रिय बाद में है, पहले नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है प्रजानाम तु प्रियम हितम, प्रजा का जो प्रिय है, जो हित है, वही राजा का प्रिय है, वही हित है। पहले प्रजा के प्रिय के बारे में बात करो, उसकी खुशी के बारे में बात करो, उसके हित के बारे में बात करो, और जब ये संतुष्ट हो जाए प्रजा, तो उसके बाद में ही राजा स्वयं के विषय में, आत्म प्रियम यानी खुद के विषय में और खुद के कल्याण के विषय में सोच सकता है। पहले प्रजा के विषय में बात करें। आ गई बात समझ में? तो यहां पर कहा है कि राजा वही है जो प्रजा के सुख में सुखी होता है, प्रजा के कल्याण में अपना कल्याण समझता है, और खुद का कल्याण या हित जो है और जो खुद का सुख जो है वह दूर करके प्रजा के सुख और कल्याण में यदि वह आगे रहता है, तो उसी कल्याण और उस सुख में वह अपना सुख और जो कल्याण है वह देखता है, और स्वयं का व्यक्तिगत जो सुख और कल्याण है वह बाद में देखता है। आ गई बात समझ में? ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा प्रकृति माता ने। ध्यान भी रखना, किसने कहा है? प्रकृति माता ने ऐसा बताया है। और किनको बता रही है? वो वन्य जीवों को बता रही है, साथ ही साथ आप सभी को भी तो बता रही है, तो आपको भी ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। आगे देखिए, इसका अन्वय देखते हैं। प्रजा सुखे राज्य सुखम भवति, प्रजानां च हिते राज्य हितम भवति, राज्य आत्मप्रियम न हितम अस्ति, प्रजानां प्रियम राज्य हितम अस्ति। अर्थात यहां देखिए, प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, प्रजा और यानी और प्रजा के हित में राजा का हित होता है। राजा जो होता है उसका आत्मप्रियम यानी खुद का कोई प्रिय, कोई अच्छा, ठीक है, कोई सुख का साधन, न नहीं हितम यानी कि कोई भी प्रिय हित नहीं है। प्रजा नाम प्रियम, और प्रजा का जो प्रिय है वही राजा का हित है, यानी प्रजा जिसमें खुश है उसी में राजा खुश है या होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अन्वय हमने देखा, अब भावार्थ की बात करते हैं। भावार्थ देखिए, अत्र उत्तमस्य नृपस्य लक्षणं कथितम अस्ति यत् प्रजानां सुखे एव नृपस्य स्वामिनः वा सुखं भवति, प्रजानां च कल्याणे एव नृपस्य कल्याणं भवति, नृपाणां स्वस्य कृते कोऽपि प्रियं हितं नास्ति, प्रजानां तो यत् प्रियं तदेव नृपस्य कृते हितं भवति। अर्थात यत् प्रजानां प्रियं भवति तदेव नृपः स्वस्य हितम् इति चिन्तयेत्, ठीक है। आगे देखिए, इसका अर्थ हम जानते हैं। यहां पर यानी इस श्लोक में जो हमने अभी पहले देखा, उत्तमस्य नृपस्य लक्षणम कथितम, उत्तम राजा का लक्षण कहा गया है, ठीक है, कि राजा जो है वह प्रजा नाम सुखे, प्रजा के सुख में ही राजा या स्वामी का सुख होता है, और यानी और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण होता है। राजा जो होते हैं, ठीक है ना, वे राजा अपने लिए कोई भी प्रिय और हितकारी नहीं रखते। क्या नहीं रखते? यानी सुख और कल्याण नहीं रखते या नहीं है राजा क्या, प्रजा नाम तु, और प्रजा का जो है वह, ठीक है, यत प्रियम, प्रजा का जो प्रिय है, तदेव वही राजा के लिए हित होता है, प्रिय होता है, कल्याणकारी होता है।
अर्थात जो प्रजा का प्रिय होता है वही राजा स्वयं का हित समझे, स्वयं का कल्याण समझे, उसी में खुश रहे। आ गई बात समझ में? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर राजा वही है, उत्तम राजा वही है जो प्रजा के रंजन के लिए आगे रहे हमेशा और प्रजा को खुश रखे, प्रजा का कल्याण देखे, उसी में खुद का कल्याण और सुख समझे, वही अच्छा राजा है, उत्तम राजा है। आ गई बात समझ में? आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे देखिए, अपि च और भी है। और क्या है? प्रकृति माता कह रही है, देखिए, अगाध जल संचारी न गर्वं याति रोहितः अंगुष्टोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। ठीक है, शफरी फुरफुरायते अर्थात यहां देखिए अगाध जल संचारी। ठीक है, यानी कि अगाध का मतलब है बहुत सारा और जल यानी पानी। ठीक है, बहुत सारा जो जल होता है उसमें संचार यानी संचरण करने वाला, रहने वाला। ठीक है, या रहने वाली, ऐसा भी अर्थ आ सकता है यहाँ पे। तो बहुत ही ज्यादा जल में जो विचरण करने वाला है, विचरण करने वाली है। न यानी नहीं, गर्वम यानी गर्व को, अभिमान को। ठीक है, याति यानी प्राप्त करता है, रोहित यानी रोहित। अब ये रोहित कौन है? यहां पर ये रोहित जो है वो क्या है? मत्स्य। ठीक है, मछली का नाम है, ये ध्यान रखना। मीनः, ठीक है, इसको पुल्लिंग माना है, मत्स्य पुल्लिंग शब्द है, तो ये कोई क्या है? मछली है। रोहित, तो रोहित नाम की, रोहित मत्स्य, आप इस प्रकार भी कह सकते हो, रोहित मत्स्य। और ये कैसी होती है? बड़ी होती है। ठीक है ना, आकार में बड़ी होती है, विशालकाय होती है। तो यह जो है बहुत बड़े जो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जल है, यहाँ पर देखिए अगाध जल संचारी, तो यह जो है बड़े जल में यानी कि बहुत ज्यादा जल में जो है संचरण करने वाली होती है, लेकिन गर्व को नहीं करती, यानी कि कभी भी अभिमान नहीं करती। ऐसी यह रोहित नाम की बड़ी मछली होती है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात देखिए, अंगुष्टोदक मात्रेण। अंगुष्टोदक यानी छोटा सा जल। ठीक है, जैसे हम आचमन की स्थिति लेते हैं तो अंगुष्ठ मात्र का यानी कि एक चुल्लू भर, यह वाली स्थिति, तो उस जल में, ठीक है, सफरी, जो सफरी होती है। अब यह सफरी क्या होती है? तो यहां देखिए ये भी एक मछली है, सफरी मत्स्य। ठीक है ना, ये कैसी होती है? ये छोटी होती है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये बड़े बहुत सारे जल में विचरण करने वाली रहती है, रोहित नामक मत्स्य। और ये जो है वह अंगुष्ठ मात्रक जो जल होता है उसमें रहने वाली होती है। और क्या करती है? फुरफुरायते, फुरफुर करती है, यानी उसी में संचरण करती है, उसी में रहती है, आनंद का अनुभव करती है और फुरफुर करती है। इसका मतलब अभिमान करती है, गर्व करती है। ठीक है, अपने ऊपर। तो एक तो देखो रोहित मत्स्य को जो बहुत बड़ी है मछली, वह बहुत जल में बड़े मतलब तालाब में रह करके भी अभिमान नहीं करती। ठीक है, और एक इसको देखो चुल्लू भर पानी में रहते हुए भी अभिमान करती है। ठीक है ना, अपने गुणों को बताती है, देखो मैं फुरफुर कर रही हूं मैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर क्या बताया गया है? यहां यही बताया गया है कि हमें ये प्रकृति संदेश दे रही है कि हमें अभिमानी नहीं बनना है। बड़े जगह पर रह करके अपने आप को बड़ा बना करके कभी गर्व नहीं करना है। किस प्रकार गर्व नहीं करना है? जैसे सफरी छोटे से जल में, छोटी सी जगह में रह करके भी गर्व महसूस करती है, गर्व दिखाती है। ठीक है, तो वैसा नहीं बनना है, हमें इस प्रकार रोहित मत्स्य इस प्रकार बनना है। आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। अन्वयः अगाध जल संचारी रोहितः गर्वं न याति किंतु अंगुष्टोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अर्थात बड़े विस्तार पूर्वक या बड़े तालाब में जहां पर बहुत अधिक जल है उसमें, उस जल में रहने वाला रोहित यानी रोहित मत्स्य, रोहित नाम की जो मछली है वह गर्वम न याति, गर्व को प्राप्त नहीं करती है, घमंड नहीं करती है। लेकिन किंतु अंगुष्ठ मात्रक जल में
चुल्लू भर जल में, ठीक है, सफरी फुरफुर करती है, अपना अभिमान दिखाती है, ठीक है, अपनी विशेषताओं को प्रकट करती है, बताती है जनता को, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए भावार्थ की बात करते हैं। अपिच और भी, ठीक है, अपिच उस श्लोक से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए अपिच यानी और भी है। और क्या है देखिए, अत्यधिकायां जलधारायां संचारं कृत्वा अपि रोहित इति नामकः मत्स्यः अहंकारं न करोति, किंतु अंगुष्ठ परिमिते जले एव संचरणशीलः शफरी मत्स्य फुरफुर इति करोति, अर्थात अत्यधिकम आनंदम करोति गर्वम अनुभवति इति। अर्थात अत्यधिक जलधारा में संचार करके, विचरण करके, ठीक है ना, भी रोहित इति नामक, रोहित इस नाम वाली मत्स्य जो मछली है वह अहंकारम न करोति, अहंकार नहीं करती है, किंतु लेकिन अंगुष्ठ परिमिते, अंगुष्ठ मात्र के जल में, ठीक है, रहने वाली, संचरण करने वाली जो सफरी मत्स्य है, सफरी नामक जो मछली है वह फुर फुर ऐसा करती है, ठीक है ना, मतलब अपना अभिमान प्रकट करती है, अर्थात अत्यधिकम आनंदम करोति, आनंद करती है, गर्वम अनुभवति, गर्व का अनुभव करती है, ठीक है। अर्थात हमें गर्व का अनुभव करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। प्रकृति हमें यही कह रही है कि हमें इस सफरी के समान नहीं आचरण करना चाहिए, वही कहने जा रही है। तो देखिए आगे, देखिए, अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम्। अर्थात कह रही है कि अतः इसलिए भवन्तः आप सभी, सर्वे अपि यानी सभी, यहां देखिए सर्वे धन अपि सफरीवत, जिस प्रकार सफरी फुरफुर करती है यानी अपनी छोटी छोटी बातों को बताती है, अभिमान करती है और सभी को बताती रहती है, तो उस प्रकार से एकैकस्य गुणस्य, एक एक गुण का जो है चर्चाम विहाय, एक एक गुण की चर्चा को छोड़ करके, ठीक है ना, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षा यही, वन की रक्षा के लिए, च यानी और, प्रयतन्ताम यानी प्रयास करो। देखिए क्यों ऐसा कहा, क्योंकि यहां पर देखिए पहले तो यहां इसका पद जो है संधि विच्छेद देख लीजिए, एक एकस्य, ठीक है, तो यहां वृद्धि संधि है। तो यहां पर देखिए ऐसा क्यों कहा प्रकृति ने, क्योंकि जो कौन है, जो वन्य जीव जंतु है वह अपनी अपनी विशेषताओं को बता रहे हैं कि मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, जबकि पूरे सभी मिलकर के एक प्रकृति का निर्माण करते हैं। तो जब सभी एक जगह रहेंगे तो कितनी सुंदर लगेगी प्रकृति, कितना मनोरंजक दृश्य होगा, ठीक है, और सभी कुशलता पूर्वक रह पाएंगे। तो वह जो है वो एक एक करके जिस प्रकार बता रहे हैं, तो वो कह रही है कौन, प्रकृति माता की सफरी के समान एक एक करके अपने गुण की चर्चा को छोड़ दो, मत कहो, ठीक है ना, और क्या करो, सब मिलो, मिलकर के प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाओ और वन की रक्षा करो, उसके संबंध में प्रयास करो। प्रयतनताम का मतलब है प्रयास करो, ऐसा प्रकृति ने कहा। और क्या कहा देखिए, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सभी कौन, वन्य जीव प्रकृति मातरम, प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं। तो यहां प्रणमंती ये क्रिया है, इसका कर्ता सर्वे है, ठीक है, और सर्वे जो है सर्वनाम पद है, और यहां पर जो है वन्य जीव ये क्या है, संज्ञा पद आएगा, ठीक है। मिलित्वा मिलकर के, दृढ़ संकल्प पूर्वकम, दृढ़ संकल्प के साथ, च यानी और, गायंत यानी गाते हैं। क्या गाते हैं तो देखिए, प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। अर्थात यहां प्रकृति कह रही है, संदेश भी दे रही है हमें, और यहां पर सभी जो है प्राणी दृढ़ संकल्प भी हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों आपको भी दृढ़ संकल्प होना है। यह जो पाठ है इससे क्या सीखने को मिला है आपको, उसके प्रति, और यहाँ जो संदेश दिया जा रहा है उसके प्रति आपको दृढ़ संकल्प होना है। तो देखिए क्या संदेश दिया है, हमने वाचन कर ही लिया है, अर्थ जान लेते हैं। प्राणी नाम जायते हानि, प्राणियों की, ठीक है, जायते यानी होती है, ठीक है, क्या होती है, हानि यानी कि हानि होती है।
यानी प्राणियों को हानि होती है, प्राणियों का नुकसान होता है। कैसे? परस्पर विवादतः, आपस में विवाद करने से, आपस में झगड़ा करने से, एक दूसरे की कमियां निकालने से और खुद को अभिमान स्वरूप प्रकट करने से या खुद पर गर्व करने से। तो इस प्रकार जो है ये विवाद की जड़ है। क्या? खुद को सही बताना, दूसरे को गलत बताना, खुद की बड़ाई करना, दूसरे की कमी निकालना, खुद को गर्व से महसूस करवाना किसी को और दूसरे को तुच्छ समझना। इस प्रकार ये जो कलह है, ठीक है, विवाद है, ये विवाद जो है वो क्या करता है? प्राणियों को हर लेता है, प्राणियों को नष्ट कर देता है। तो इसलिए क्या है? प्राणियों की हानि होती है आपस में विवाद करने से। तो यहाँ वाक्य क्या बनेगा? यहाँ वाक्य देखिए कैसे बनेगा। परस्पर विवादतः प्राणिनाम हानि जायते। ठीक है, आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है, प्राणियों को नुकसान पहुंचता है। और देखिए अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, मैत्री भाव से, सद्भावना से, लाभ, लाभ होता है। तेषाम, उनको किनको? इन प्राणियों को, प्रजायते यानी होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए तेषाम, ठीक है, यहां चार तक तो हो गया एक वाक्य। तो तेषाम, ठीक है, अन्योन्य सहयोगेन लाभः, यहां 3 नंबर है, लाभ प्रजायते, ठीक है, उनको लाभ पहुंचता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आपस में झगड़ा करने से जब प्राणियों को नुकसान होता है और एक दूसरे के सहयोग से क्या होता है? उनको लाभ पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे का सहयोग करके ही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा यहां प्रकृति ने बताया और सभी प्राणियों ने यह दृढ़ संकल्प होकर के क्या किया? एक निश्चय किया। तो आइए आगे चलते हैं इसके अन्वय की ओर। अन्वय देखिए, परस्पर विवादतः प्राणिनाम हानि ही जायते, अन्योन्य सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते। अर्थात आपस में विवाद करने से प्राणियों को हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग से उनको लाभ होता है। ठीक है, भावार्थ की बात करते हैं। तो देखिए, प्रकृति माता सर्वान् प्राणिनः निष्कर्षेण कथयति यत् परस्परं कलह करणेन सर्वेषां प्राणिनां क्षति भवति, तत्रैव यदि भवन्तः सर्वे परस्परं सद्भावेन सहयोगेन वा तिष्ठन्ति तर्हि भवतां लाभः भवति। अतः अस्माभिः परस्परं सहयोगेन निवासः करणीय इति शेषः। यहाँ पर ये कहा। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, प्रकृति माता सर्वान् प्राणिनः, सभी प्राणियों को निष्कर्षेण यानी कि निष्कर्ष स्वरूप, सार स्वरूप, ठीक है, शिक्षा स्वरूप, संदेश स्वरूप कथयति कहती हैं कि आपस में कलह करने से सभी प्राणियों को नुकसान होता है। वहीं पर यदि सभी, ठीक है, आप सभी, भवन्तः सर्वे, आप सभी आपस में सद्भावना से, सहयोग से, ठीक है, रहते हैं तो भवताम लाभः भवति, आपको लाभ होता है। अतः इसलिए हमारे द्वारा आपस में सहयोग की भावना से निवास करना चाहिए, किया जाना चाहिए। इति शेष, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा संदेश दिया प्रकृति माता ने। तो हमें कैसा रहना चाहिए? मित्रता के भाव से। सौहार्दम प्रकृति शोभा, यानी कि मित्रता का जो भाव है वही प्रकृति की शोभा है, सुंदरता है। तो यहाँ पर ये जो शीर्षक रखा गया वो सिद्ध हो जाता है। और कहा भी है यहाँ जो ये शिक्षा है हमारे लिए क्या है? ये शिक्षा है और संदेश है कि हमें कैसा रहना चाहिए। हमें रहना चाहिए आपस में सहयोग की भावना से, सद्भावना की भावना से, मित्रता की भावना से हमें निवास करना चाहिए। और यदि हम कलह करेंगे तो क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में हमें सहयोग की भावना से रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये दृढ़ संकल्प आप भी ले लीजिए, इस पाठ से ये सीख ले लीजिए। जिंदगी में कभी भी आप एक दूसरे का साथ देकर के चलेंगे, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। और यदि आप स्वयं का लाभ देखेंगे तो ध्यान रखना, सफलता ज़रूर मिल जाए आपको, लेकिन वो
किंचित मात्र मिलेगी, थोड़ी मिलेगी, इसलिए आप सहयोग से रहें। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये प्रकृति का संदेश है और यहाँ पर ये जो है पाठ समाप्त हो जाता है और हम आगे बढ़ते हैं शब्दार्थों के पास। देखिए, प्रजा सुखे, प्रजानाम सुखे, प्रजा के सुख में, हितम लाभ कल्याणम या लाभ, अगाध जल संचारी, अत्यधिक जले, अधिक जल में संचरण करने योग्य, रोहितः रोहित मत्स्य, रोहित रोहु नामक मछली बड़ी। तो देखिए यहाँ पर रोहित या रोहू कह लीजिए, ठीक है, बड़ी मछली होती है। फिर है अंगुष्टोदक मात्रेण, अत्यल्पे जले, थोड़े से जल में, शफरी, शफरी मत्स्य, शफरी नामक मछली जो छोटी होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, फुरफुरायते, गर्वम अनुभवती, गर्व करती है, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति सुंदरतार्थम, प्रकृति की सुंदरता के लिए, परस्पर विवादतः, परस्परम कलहेन, आपस में विवाद से, अन्योन्य सहयोगेन, परस्परम सहयोगेन, परस्पर सहयोग से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में आगे। विशेषः, विशेष की बात करते हैं। तद्यथा, तत्धन यथा जसत्व संधि है, नात्म प्रियम न आत्म प्रियम दीर्घ संधि है, अंगुष्टोदक मात्रेण, अंगुष्ट उदक मात्रेण गुण संधि है, सर्वे अपि, सर्वे धन अपि पूर्व रूप संधि है। यहां पर देखिए सर्वे अपि जो है हमारे पास में, ठीक है, यहां पर कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि, यानी अ को क्या हो गया है? पूर्व रूप हो गया है। आगे देखिए, एकैकस्य, एक धन एकस्य, वृद्धि, वृद्धि संधि है, लाभस्तेषाम, लाभः तेषाम, सत्व संधि है, सत्व विसर्ग संधि है। ठीक है, प्रत्यय की बात करते हैं। कथितम, कथ, त्व प्रत्यय, विहाय, वि हा धातु, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में प्रस्तुत है मूल्यांकन प्रश्नानी, यानी कि इस पाठ का जो यह भाग है, ठीक है ना, 11वां भाग, यहाँ पर आपकी पाठ्य वस्तु समाप्त हो जाती है और इस पाठ्य वस्तु से संबंधित जो ये प्रश्न बन जाते हैं, यानी कि इस भाग से संबंधित ये जो प्रश्न बन जाते हैं, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो लिखिए पहला प्रश्न, प्रजा सुखे कस्य सुखम अस्ति? एक पदेन। कस्य आत्मप्रियम हितम नास्ति? एक पदेन। कह गर्वम न याति? एक पदेन। आगे देखिए, कह फुरफुरायते? एक पदेन। पांचवा, प्राणिनाम हानि कथम जायते? पूर्ण वाक्येन। छठा है, अस्माभिः कथम निवासः करणीयः? पूर्ण वाक्येन। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ पर ये जो है प्रश्न समाप्त होते हैं इस भाग के, 11वें भाग के, और इस प्रकार से आपकी जो पाठ्य वस्तु है, 7वां पाठ है, वह भी समाप्त हो जाता है। आगे हम अगले भाग में अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे और इस जो ये भाग है, यह पाठ है, यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा संदेश मिला है कि हमें हमेशा कैसे रहना है? सहयोग की भावना से, मित्रता की भावना से ही रहना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं लेता हूं विदा, आगे फिर मिलूंगा अभ्यास प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।